गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम यूग्लिना में रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, जनन की बात करेंगे। यूग्लिना में जनन के लिए दो विधियां हम यहाँ पर देखते हैं और लैंगिक जनन का इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि यूग्लिना में कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन सामान्यतः जो जनन देखने की बात है वो बाइनरी फिशन द्वारा जनन होता है या फिर मल्टीपल फिशन और एनसिसमेंट विधि के द्वारा जनन होता है। मल्टीपल फिशन और एनसिसमेंट असामान्य स्थितियों में जनन के लिए काम में आती हैं विधियां। सामान्य विधि है बाइनरी फिशन। जब पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होता है, पर्याप्त मात्रा में प्रकाश और जल उपलब्ध होते हैं, तो उन सभी स्थितियों में मल्टीप्लिकेशन बड़ी तीव्र गति से होता है और बाइनरी फिशन द्वारा ये जनन करता है। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसके द्वारा ये जनन करता है। ये यहाँ पर सामने जो डायग्राम दिख रहे हैं, ये बाइनरी फिशन के लिए दिखने वाले डायग्राम हैं। हम अमीबा के अंदर यूग्लिना में हम द्विविखंडन या द्विखंडन बाइनरी फिशन विधि से जनन की बात देखते हैं। यहाँ दरअसल में जब हम पैरामीशियम में बाइनरी फिशन देख रहे थे तो उसमें हमने देखा था कि वो ट्रांसवर्स सेक्शन या ट्रांसवर्स डिवीजन देखने को मिला था। यहाँ हम देखेंगे कि लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होगा। पैरामीशियम में ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन था और इसमें लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन होगा, अनुप्रस्थ नहीं होता। तो जल, तापमान और भोजन की उपलब्धता यदि पर्याप्त होती है तो यूग्लिना के अंदर लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन देखने को मिलता है। और यह अनुदैर्घ्य विभाजन सदैव सममितीय होता है, अर्थात विभाजन में दोनों संतति यूग्लिना अपने पैतृक यूग्लिना के समान ही होती है। इस विभाजन के अंतर्गत सबसे पहले माइटोसिस द्वारा केंद्रक दो भागों में विभक्त होता है। इसके तुरंत पश्चात कोशिका द्रव में साइटोकाइनेसिस होता है। केंद्रक विभाजन में एक असाधारण बात होती है कि केंद्रक विभाजित तो होता है, लेकिन इसमें केंद्रक मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंत तक विद्यमान होती है, वो नष्ट नहीं होती। केंद्रक झिल्ली इसमें नष्ट नहीं होती। ये स्थिति यहाँ पर देखने को मिलती है। और सारी प्रक्रियाएं जो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज की सब प्रक्रियाएं हैं वो यहाँ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर ये क्रोमोसोम आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें कह रहे हैं कि पहले न्यूक्लियस का विभाजन होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो ये न्यूक्लियोलाई जो है यहाँ देखने को मिलेगा, या न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियर बॉडी यहाँ हम देखते हैं, ये क्रोमोसोम्स हैं। मेटाफेज पर जब आएगी तो क्रोमोसोम जो है वो मध्य पट्टिका पर एकत्रित हो जाते हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि एनाफेज में दो पर पहुंच जाते हैं, टेलोफेज में अंत एंड पर पहुंच जाते हैं। और अभी इसी अवस्था में टेलोफेज के अंदर ही केंद्रक झिल्ली में संकीर्ण और गहरा गर्त होता है और अंत में एक केंद्रक से दो संतति केंद्रक का निर्माण हो जाता है। और साथ ही जो न्यूक्लियोलर बॉडी होती है वो भी दो भागों में बंट जाती है। तो ये दोनों भाग अपने अपनी ओर की संतति केंद्रक में पहुंच जाते हैं और इस प्रकार अब साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहाँ कोशिका द्रव या साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो उससे पहले यहाँ पर रिजर्वायर में दो फ्लैजेला बन जाते हैं, दो स्टिग्मा बन जाते हैं। और दो स्टिग्मा बनना, दो फ्लैजेला बनना और रिजर्वायर दो बन जाना, ये काम शुरू हो जाता है जब कोशिका विभाजन, केंद्रक विभाजन जब हो रहा होता है, न्यूक्लियर डिवीजन जब हो रहा होता है, उसी के साथ साथ में ये चीजें चलती हैं। और ऊपर से जो है साइटोस्टोम दो भागों में लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव द्वारा दो भागों में विभाजित होना प्रारंभ हो जाता है जब ये एनाफेज की स्थिति में, टेलोफेज की स्थिति में पहुंचते हैं तब। और अंत में जो है कोशिका द्रव
जो है विभाजन होता है और दो संतति युगलिना का निर्माण उस अवस्था में हो जाता है। तो अग्रसिरे पर जो कोशिकांग हैं, आशय है, कोशिका ग्रसनी है, साइटोस्टोम है, कसाव है, द्रक बिंदु है, संकुचनशील रिक्तिका है, ये सब के सेट जो है वो बन जाते हैं और कसाभों का एक नया समूह नवनिर्मित बेसल बॉडी से ही निकलता है, जो पुरानी आधार कायों के क्षेत्र में ही प्रकट होती है। काय आधार कायों का विभाजन कोशिका विभाजन से पूर्व हो जाता है। दूसरा विभाजन जिसे हम दूसरे तरह का जो है वो मल्टीपल फिशन होता है, जिसे पामेला अवस्था भी कहते हैं। दरअसल में पामेला अवस्था प्रतिकूल समय में, जब अमीबा सक्रिय नहीं, युगलिना प्रतिकूल समय में सक्रिय नहीं रहता और ऐसे समय में यह पुटीभूत होकर बहुखंडन या मल्टीपल फिशन करता है। इस दशा में यह गति करना बंद कर देता है, कसाब को गिरा देता है, गोलाकार होकर एक अत्यंत मोटे श्लेष्मिक आवरण म्यूसिलेज कोट या पुटी में बंद हो जाता है। यह पुटी म्यूसिफेरस बॉडी से स्रावित होती है और पुटी भवन के पश्चात इसमें अंदर ही अंदर कई बार अनुदैर्घ्य विखंडन होता है, जिसके फलस्वरूप लगभग 16 से 32 संतति प्राणी बन जाते हैं, जो एक श्लेष्म पिंड में धसे रहते हैं और ये संतति प्राणी श्लेष्मिक पिंड में रहते हुए अलग अलग श्लेष्मिक आवरण या पुटी बना लेते हैं और इस अवस्था में ये बहुत सी शैवाल जैसे क्लेमाइडोमोनास में पामेला अवस्था दिखती है या होती है, उसी के समान ये प्रतीत होते हैं। बाद में ये संतति प्राणियों में कसाब बन जाते हैं और ये वयस्क युगलिना में परिवर्तित बनने के लिए बाहर आ जाते हैं। अनुकूल परिस्थितियां होने पर ये संभव होता है। कभी कभार इसमें एनसिस्टमेंट या पुटी भवन की प्रक्रिया भी होती है, लेकिन वो भी कब, जब भोजन और ऑक्सीजन की कमी होती है, सूखा पड़ना होता है, अत्यधिक गर्मी होती है और सुरक्षा के लिए पुटी भवन हो जाता है। इसमें एक मोटे गोलाकार पीताभ भूरे और जिलेटिनी आवरण के रूप में एक सिस्ट का निर्माण हो जाता है और वो विशेष प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है वो सिस्ट। और युगलिना के विभिन्न जातियों में यह पुटी 2 से 4 परत मोटी होती है, जो जिसके अंदर जीव केंद्रक में अथवा उपकेंद्रक की भांति एक्सेंट्रिकली रहता है। पुटीभूत प्राणी न केवल प्रतिकूल दशाओं को ही सफलतापूर्वक सहन करता है, बल्कि दूर दूर तक प्रकीर्णन या डिस्पर्सल भी करता है। जब दशाएं अनुकूल हो जाती हैं तो ये प्राणी फिर से सक्रिय हो जाते हैं और अपना सामान्यतः मुक्तलाभी जीवन व्यतीत करते हैं। तो इस प्रकार की जनन प्रक्रिया यहाँ पर संपन्न होती है और ये इस तरह से ये युगलिना के बारे में बात संपन्न होती है। थैंक यू वेरी मच।